अ, आज दोपहर तक सब ठीक ठाक था, सामान्य था। मैं अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ आराम कर रहा था, सोच रहा था, कुछ फालतू की बातें दिमाग में आ रही थी। दोपहर तक सब ठीक ठाक था और दोपहर बाद एकदम मेरा टेलीफोन घनघनाने लगा। ऐसा लगा जैसे कि देश में भूचाल आ गया हो। मित्रों ने, पत्रकारों ने और कई जो तटस्थ भाव से सोचने की बात करते हैं, उन सब के टेलीफोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि लेटरल एंट्री वाला प्रस्ताव सरकार ने वापस ले लिया है और इसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है और खूब वक्तव्य आ रहे हैं और खूब वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। तो कुछ ने मुझे लिंक भी भेजी। तो मैंने काफ़ी सारी जानकारी तो पहले थी भी सही, लेकिन जब इस बात को लेकर जिस तरह से सरकार ने इसमें व्यवहार किया, उस व्यवहार पर मुझे विचार आया और उसी व्यवहार पर बात करने के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। और मुमकिन है आप में से अधिकांश को कोई काम की बात नहीं मिले, लेकिन फिर भी आप मेरा अत्याचार सहन कर रहे हैं, करते रहिएगा, बड़ी कृपा। और अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आप तमाम शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं फलीभूत हो रही हैं और मैं आज दोपहर से काफ़ी बेहतर अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि 2 एक दिन में बिस्तर से उठकर सड़क पर आ जाऊँगा। नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने की कृपा कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। मित्रों, लोक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए ये लेटरल एंट्री का विचार सबसे पहले 1900 शायद 65-66 में सामने आया था। और इसीलिए तब से इस पे विचार चल रहा है, लेकिन इसे व्यवहार में कोई नहीं ला पाया था सिवाय मोदी सरकार के। लोक प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए और निजी क्षेत्र के अनुभवी और विषय के विशेषज्ञ लोगों को बिना किसी चयन परीक्षा के इसमें सीधी नियुक्ति का प्रावधान था इस लेटरल एंट्री में। और ये 17 अगस्त को इसका पहला विज्ञापन आया था और विज्ञापन के आते ही हंगामा हो गया था। इस विज्ञापन के तहत 45 लोगों की भर्ती की जानी थी। इससे पहले इसी योजना के तहत गए 10 वर्षों में मोदी सरकार 67 नियुक्तियां कर चुकी है। विरोध तब भी हुआ था, किंतु बीजेपी को प्रचंड बहुमत के चलते किसी की नहीं सुनी गई और ये 67 नियुक्तियां बहुत आसानी से हो गई। इस बार थोड़ी तकलीफ आ गई क्योंकि इस बार सरकार भाजपा की नहीं है और भाजपा की प्रचंड सरकार वाली बात छोड़ दीजिए, भाजपा खुद पूर्ण बहुमत में नहीं है और एनडीए की सरकार कही जा रही है। अब मोदी सरकार अब नहीं रही, अब एनडीए की सरकार रही है और भाजपा आज की दशा में अपनी मनमानी करने की स्थिति में नहीं रह गई है। इस विज्ञापन पर आने के बाद में एनडीए के घटक दलों ने भी इस पे विरोध और असहमति जताई थी और वापसी का फैसला अंततः लेना पड़ा, क्योंकि और वापसी का फैसला लेने के जो कारण बताए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, वो मुझे बड़े रोचक लगे। उन्होंने कहा कि ये वापसी प्रधानमंत्री मोदी के कहने से हो रही है और क्योंकि वे इस भर्ती से खुश नहीं हैं, उनका मानना है कि इस भर्ती में सामाजिक न्याय नहीं है। वो सामाजिक न्याय की परवाह करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि इस भर्ती में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ये तर्क सुन के मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे लगता है कि बच्चों को बहलाने की कोशिश कर रहे थे जितेंद्र सिंह और उन्हें शायद कोई तर्क गढ़ने थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में ये तर्क गढ़े। 17 अगस्त को ही प्रतिपक्ष ने इस प्रस्ताव पर हंगामा शुरू कर दिया था। राहुल गांधी अपने वीडियो जारी कर चुके थे और प्रधानमंत्री को इस विज्ञापन की खबर तीसरे दिन हुई। 17, 18, 19, 20 बल्कि चौथे दिन हुई। तो मोदी से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति इस सरकार में कौन है जिसने सरकार की फजीयत कराने वाली विज्ञप्ति जारी कर दी। जब विज्ञापन आया तब इसे मोदी जी के मंत्रियों ने मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया था। वो ये कहते हुए मंत्रियों ने और भाजपा नेताओं ने काफ़ी ट्वीट किए थे। तो जाहिर है कि ये फैसला मोदी का ही था और अब मोदी के कहने से ही वापस लिया जा रहा है। तो मतलब प्रस्तुत करने में और वापसी में केवल मोदी ही इसका श्रेय ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता। अब मजे की बात यह है कि अब वही मंत्री इसी फैसले को, वापसी के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। यह आश्चर्य है कि जब इस फैसला लिया गया था तब यह मास्टर स्ट्रोक था और जब फैसला वापस लिया गया तब भी मास्टर स्ट्रोक है। बड़े मजे की बात है। मुझे लगता है कि दलगत राजनीति
और नेता के प्रति निष्ठा बरतने में, निष्ठा बनाए रखने के लिए ये इस दो कारक आदमी को कितना आत्माविहीन और बेशर्म बना देते हैं। लेटरल एंड तर्क ये दिया गया था सत्ता की ओर से, मंत्रियों की ओर से, कि लेटरल एंट्री तो कांग्रेस का फैसला था, ये एनडीए का या मोदी सरकार का फैसला नहीं था। तो इसमें वास्तविकता जब तलाश की तो बड़ी रोचक स्थिति सामने आई। लोक प्रशासन को बेहतर बनाने, इसमें सुधार करने के लिए और इसे अधिकाधिक लोक हितकारी बनाने के लिए कुछ सुझाव देने के लिए प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पहला आयोग बना था 5 जनवरी 1966 को, और तब इसके अध्यक्ष थे मोरारजी भाई देसाई। और चूंकि जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें उनके स्थान पर के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे। दूसरा आयोग ये बना 31 अगस्त 2005 को, और वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। तो ये मोइली कमीशन या मोइली रिपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता था। तो इस दूसरे आयोग ने ही लेटरल एंट्री का विचार दिया था। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने, याद कीजिए, कांग्रेस सरकार ने इस मोइल आयोग की रिपोर्टों को मैंने सिरे से खारिज कर दिया था। यानी जिस कांग्रेस सरकार ने इस आयोग का गठन किया था, उसी कांग्रेस सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट का दाह संस्कार कर दिया। कांग्रेस सरकारों ने भी सीधी भर्तियां की, थोड़ा देर तलाश किया तो मालूम पड़ा, और बहुत ही रोचक स्थिति सामने आई। उसमें जो नाम मेरे सामने आए हैं, हो सकता कुछ नाम छूट गए हों, हो सकता, लेकिन जो नाम आए हों मुझे बड़ा प्रामाणिक लगते हैं। पहली नियुक्ति थी, यानी 2 नियुक्तियां हुई अलग अलग समय पर आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए कांग्रेस सरकार ने, एक तो मनमोहन सिंह को और कौशिक बसु को, और 2 भारतीय रिजर्व बैंक के 2 गवर्नर नियुक्त किए, रघुराम राजन को और विमल जालान को। और एक नियुक्ति हुई थी दूर संचार कंप्यूटर मिशन सलाहकार के पद पर सैम पित्रोदा की, जिसकी कंप्यूटर क्रांति का करिश्मा हम देख रहे हैं। उस कंप्यूटर क्रांति का फायदा लेके, उसका उपयोग करके ही मोदी सरकार अपनी आईटी सेल की वजह से सरकार में आई, यह कहा जाता है। और एक को नियुक्ति हुई थी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। और एक नियुक्ति हुई थी नंदन नीलकणी की, जो भारतीय पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी आधार की जो संस्था है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इनमें से जितना मैं जान पाया हूँ, उसमें मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा, रघुराम राजन, नंदन नीलकणी, अहलूवालिया के नाम तो इनके अपने अपने क्षेत्रों में सारी दुनिया जानती है, जाने पहचाने जाते हैं, और ये कई समारोह में, सेमिनारों में भारत की पहचान बन चुके हैं। तो फिर फैसला वापस क्यों लिया? बहुत रोचक बात है। यह फैसला न तो देश के हित में लिया गया और न ही किसी और समाज के हित में लिया गया। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक फैसला है। 4 राज्यों के चुनाव और विधानसभा के 30 उपचुनाव ये घोषित हो गए, इनमें इनको ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया है। और भाजपा कुछ भी खोना नहीं चाहती, इन चुनाव में काफ़ी कुछ हासिल करना चाहती है। स्थिति अभी वैसी अच्छी नहीं है, इसलिए यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक फैसला है। क्योंकि प्रतिपक्ष ने तो इसे, और फिर दूसरा हुआ क्या, मजबूरी क्या हुई कि प्रतिपक्ष ने इसे संविधान, आरक्षण और आरएसएस के लोगों को सीधी भर्ती में लिए जाने का जो आरोप लगाया था, उस आरोप को वो सच साबित करने में लगभग सफल हो गए। और संसद में प्रतिपक्ष 10 वर्षों के बाद पहली बार इस स्थिति में आया कि वो अपनी बात मनवा सके। तो ये कारण रहे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि फैसला वापस लेना पड़ा। वास्तविकता ये है, इस मेरी राय कि सीधी भर्ती को लेकर सरकार की नीयत शुरू से ही खराब थी, सरकार की नीयत में शुरू से ही खोट था। केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय लेने वाले पदों पर तैनात करके, कारपोरेट घरानों के लोगों को इन्हीं पदों पर तैनात करके आर्थिक लाभ इन क्षेत्र को पहुंचाना, इसका लक्ष्य मैं समझता हूं, मैंने महसूस किया है। आप इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसके सिवाय मुझे कोई दूसरा लक्ष्य नज़र नहीं आता। लगता है हालत ये हो गई है, जो कुछ हो रहा है उसे लगता है कि प्रतिपक्ष सरकार चला रहा है, मोदी नहीं चला रहे हैं। और 70 दिनों में इस सरकार को 4 प्रस्ताव वापस लेने पड़े हैं। आप खूब जानते हैं, पहला प्रस्ताव था वक्फ बोर्ड प्रस्ताव, जो संयुक्त संसदीय समितियों को भेजा गया। याद रखिए, मोदी सरकार के 10 वर्षों में कोई भी विधेयक, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विचार संयुक्त संसदीय समितियों को नहीं भेजा गया।
ये एनडीए की सरकार में भेजा गया है और ये एनडीए की वजह से ही और प्रतिपक्ष के मजबूत होने की वजह से भेजा हुआ। तीसरा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स को लेकर जो था कि जुलाई से पहले खरीदे गए इस संपत्तियों पर जो टैक्स दर तो कम की गई थी, लेकिन टैक्स प्राप्ति अधिक होने वाली व्यवस्था उसमें थी, वो उसे सरकार को स्थगित करना पड़ा। और अब ये एक और था ब्रॉडकास्ट बिल, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूबरों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, ये सरकार को वापस लेना पड़ा। और चौथा बिल ये लेटरल एंट्री वाला बिल है। अब स्थिति ये हो गई है कि अब एक अकेला सब पर भारी नहीं रहा मित्रों, अब एक अकेला सबके सामने बेचारा हो गया है। इस प्रस्ताव में देश का भला कहीं नहीं था। यह क्रोनिक कैपिटलिज्म को और मजबूत करने का एक सुविचारित योजनाबद्ध कदम था। लेटरल एंट्री को सीधी भर, हाँ एक बात जो मैं बीच में रोक रहा हूँ अपना आपको, मोदी सरकार एक अपने बात को प्रमाणित करने का बहुत सुनहरा मौका खो दिया सरकार ने। इससे पहले 67 भर्तियां सरकार ने की हैं। कांग्रेसी लोग अपनी सीधी भर्तियों में जिन लोगों को लाया गया था, उनकी उपलब्धियां और उनकी वजह से देश को मिली उपलब्धियों का बखान करते उनके पास लंबी सूची है। और मनमोहन सिंह तो जैसे कि ये आर्थिक सुधारों के पुरोधा रहे हमारे देश में, उन्होंने सारी आर्थिक नीतियां बदल दी। तो केंद्र सरकार को, मोदी जी को, उनके मंत्रियों के पास सुनहरा मौका था कि वे बताते कि जो भर्तियां उन्होंने 67 लोगों की की है गए 10 सालों में, उनमें से किस आदमी ने किस वजह से किस क्षेत्र में देश का भला किया, सरकार का भला किया, ये बताने का बहुत सुनहरा मौका मिला था सरकार को। लेकिन सरकार ने ये मौका खो दिया, तो मुझे लगता है कि शायद जानबूझ के खोया है। प्रतिपक्ष को चुप कराने वाले मोदी जी, आज प्रतिपक्ष को चुप कराने वाली मोदी सरकार आज खुद चुप हो गई है। मित्रों, एक बात हम सब जानते हैं, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति कोई अच्छी नहीं होती है। कोई भी व्यवस्था संपूर्ण निर्दोष नहीं होती या संपूर्ण सदोष नहीं होती, लेकिन व्यापक लोकहित में कम से कम दोष वाली व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। वरना नियत अच्छी नहीं हो तो संपूर्ण निर्दोष व्यवस्था भी अत्याचारी हो जाती है। इसके नमूने हम इन दिनों देख रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात ठीक ठीक लगी होगी और आप मुझे मदद करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपनी टिप्पणी जरूर बताएंगे कि मैंने आगे कैसा क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह कृपाकांक्षी आपका मैं विष्णु बैरागी।